दोस्तों नमस्कार, प्रवीण जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देखिए, अभी हाल ही में कल ही की बात है, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कल ही की बात है, आयोग ने नवीन सिलेबस जारी किया है। नवीन सिलेबस को देखने के बाद अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन आप लोग को इतने घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है, बहुत परिवर्तन आया है। प्रवीण जीएस वर्ल्ड आपको लगातार जो भी अपडेशंस रहेगी वो आपको देता रहेगा। आज हम प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस में चेंजेस आए हैं मुख्य बिंदुओं के वो दिखाएंगे और हम आपको ये बताएंगे कि आपको लाभ क्या होगा, क्योंकि इतने घबराने की आवश्यकता नहीं है सिलेबस में चेंजेस होने की। कहीं ना कहीं सिलेबस के हर बिंदु आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े हुए हैं उनको बारे में अपन थोड़ा हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो है ना, जो नए बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सिलेबस बेनिफिट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखिए, पहले कई वर्षों से मतलब 2020 के बाद से आप देखोगे लगातार बच्चे मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, 19, 20, 21, 22, 23, तो वो उस वाले सिलेबस में पारंगत हो गए थे। अब यहाँ पे सभी बच्चे क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। सभी के लिए नए तरीके से सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, नए डेटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा के जो सिलेबस उसमें डेटा में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया हुआ है। तो ये एक समझने वाली बात है। तो अब आप लोग निश्चिंत होकर और खुश होइए कि सिलेबस चेंजेस हो गया है। अब कोई ऐसा नहीं रहेगा कि कोई मठाधीश बना हुआ बैठा हुआ है। समझ रहे हैं आप बातचीत? तो अब सब समान है, चाहे किसी को कितना ही अनुभव रहा हो, लेकिन उसको दोबारा से सारी चीज़ें बेहतर तरीके से पढ़नी होगी। तो चलिए आज अपन सिलेबस में देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या है, मुख्यतः जो मुख्य बिंदु चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले देखिए कि एक अच्छी बात यह है कि 10 यूनिट में ये डिवाइड है, हर यूनिट का वेटेज 10 क्वेश्चंस का है। तो अपन सबसे पहले जो चेंजेस देखते हैं पहली यूनिट के अंतर्गत देखते हैं। जो मेन बिंदु चेंजेस हुआ है हम सिर्फ उसी को देखेंगे कि मेन बिंदु के अंतर्गत यूनिट 1 है जो भारत का इतिहास के बारे में वर्णन करते हैं। किसका? भारत का इतिहास। तो ये भारत के इतिहास के अंतर्गत इसने एक बिंदु पॉइंट डाला हुआ है, जो नया पॉइंट आया है, संकल्पना एवं विचार। इसके अंतर्गत ही संकल्पना और विचार के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें परिवर्तन आया हुआ है। ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है यूनिट 1 के अंतर्गत। इसमें जो है ये भारत का गठन कैसे हुआ, भारतवर्ष बना कैसे, भारत के इसके विचार कैसे आए, अखंड भारत की जो स्थापना कहते हैं ये कैसे हुआ, भारतवर्ष का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जैसे हमारे अंदर ये विचार हम देखते हैं तो विचार कैसे साहित्यिक विचार आए हैं, जैसे वेद आया, उपनिषद आए, आरण्यक आए, सदर्शन आए, ये सारी चीजें आई कहाँ से, ये विचार आए कहाँ से, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारे विचार जो आए हुए हैं अलग अलग किताबों, साहित्यों, साहित्यकारों के माध्यम से आए हुए हैं। तो इन्हीं विचारों को आप मुख्य परीक्षा में पढ़ते थे ऑलरेडी। अब लेकिन इसको आप कहाँ पढ़ोगे? आप प्री में प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत पढ़ोगे। बाकी भारत का इतिहास सेम है, आपका प्राचीन पढ़ोगे, मध्यकालीन पढ़ोगे, यही सब चीजें पढ़नी है। लेकिन जो विचार वाला जो पोर्शन था ये आप मुख्य परीक्षा में पढ़ा करते थे, तो ये आपको कहाँ पढ़ना है? प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ना है। दूसरा चेंजेस जो आया हुआ है वो कला, प्रारूप और साहित्य के में आया हुआ है। कहाँ आया है? कला, प्रारूप और साहित्य के में आया हुआ है। ये जो पोर्शन है ये आपका स्पेसिफिक हो गया है। अब इस पोर्शन को आप थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड लेवल में पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत ये आप पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे आप ये सारी चीजें? भारत की सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत पढ़ोगे। भारत की सांस्कृतिक विरासत में हम कला, प्रारूप और साहित्य को पढ़ेंगे। अभी तक हम ये मध्य प्रदेश का पढ़ा करते थे, है ना, लेकिन अब आप भारत की कला, संस्कृति और प्रारूप के बारे में पढ़ोगे। तो ये एक स्पेसिफिक पोर्शन हो जाता है यूनिट 1 के अंतर्गत। फिर उसके बाद बेटा अपन यूनिट 2 की बात कर लेते हैं कि यूनिट 2 में अपन को क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 जो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य से संबंधित है। तो ये बिल्कुल डिक्टो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जो पुराना था सिलेबस वही सिलेबस है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप पुणेकर महावीर की किसी की भी किताब उठा लीजिए, या जो अन्य राइटर्स है, सिद्दीकी है, उनकी किताब उठा ले, इनमें से किसी की भी किताब देख के उससे आप पढ़ लीजिए, तो ये सिलेबस आपका वहां से कवर हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के अंदर यूनिट 3 देखते हैं हम। यूनिट 3 के अंतर्गत क्या होता है? भारत का भूगोल हमें पढ़ना है। इसमें पहले विश्व का भूगोल जुड़ा हुआ था, तो विश्व का भूगोल अब क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब विश्व के भूगोल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके लिए। अब सिर्फ आप पढ़ोगे भारत का भूगोल पढ़ोगे। भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की भौगोलिक संरचनाओं के बारे में पढ़ोगे, भारत का भूगोल पढ़ोगे। तो भूगोल के अंतर्गत क्या करोगे? आप भौगोलिक संरचनाओं के बारे में पढ़ोगे। अब भौगोलिक संरचनाएं क्या होती है? नदियां होती हैं, पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, कृषि पढ़ोगे, खनिज पढ़ोगे, ये सारी चीजें आप इसके अंतर्गत पढ़ोगे। लेकिन इसमें एक स्पेशल पॉइंट जोड़ा गया हुआ है, वो पॉइंट को आपको समझना है कि इसमें एक प्रमुख फसलों के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? प्रमुख फसलें।
तो ये भारत की जो प्रमुख फसलें हैं आपको उनको फसलों को बड़े स्पेसिफिक तरीके से पढ़ना होगा। साथ में हरित क्रांति के पहली और दूसरी हरित क्रांति को स्पेसिफिक रूप से हमने बोला है उसको पढ़ने के लिए कि हरित क्रांति की क्या रणनीतियां थी, किस तरीके से हरित क्रांति लागू की गई थी, तो इसके बारे में आप पढ़ोगे। ये बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आपके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपन कि थर्ड यूनिट अपन उसमें देखेंगे। थर्ड यूनिट अपन ने देख ली, फिर फोर्थ यूनिट अपन देखेंगे। तो फोर्थ यूनिट आपका मध्य प्रदेश का भूगोल आप पढ़ोगे। फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ना है बेटा आपके लिए, फोर्थ यूनिट पढ़ोगे तो फोर्थ यूनिट में आप क्या पढ़ोगे, मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ोगे। तो मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत आप मध्य प्रदेश की भौगोलिक दिशाओं के बारे में पढ़ोगे, ये मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ोगे। मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको, मध्य प्रदेश की नदियां, पहाड़, ऋतु, तापमान, मौसम वगैरह ये सारी चीजें पढ़ना है। जल संसाधन, सिंचाई परियोजनाएं वगैरह आप उसके अंतर्गत पढ़ोगे। लेकिन इसमें स्पेसिफिक पॉइंट जुड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि वितरण, जनसंख्या वृद्धि वितरण, जनसंख्या वृद्धि वितरण, घनत्व व नगरीकरण, घनत्व व नगरीकरण, इसको आप पढ़ोगे। अब इसके अंतर्गत आप जनसंख्या वृद्धि वितरण, घनत्व, नगरीकरण, ये आपने 2011 की जनसंख्या सांख्यिकी के जो आंकड़े आते हैं उसी को आप पढ़ते हो। लेकिन आप ये अब इसमें स्पेसिफिक पॉइंट और नया बिंदु उसमें जोड़ा हुआ है, तो वो ये पोर्शन है जो उसमें जोड़ा हुआ है, इसको आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं अपन यूनिट 5 के बारे में देख लेते हैं। यूनिट 5 जो है वो संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बात करेगी। यहाँ पे भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में पढ़ोगे यूनिट 5 के अंतर्गत। तो यूनिट 5 में जो पहले प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट 10 हुआ करती थी, है ना, जो यूनिट 10 हुआ करती थी प्रारंभिक परीक्षा में, इसमें आप आयोग पढ़ा करते थे या संवैधानिक एवं संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा करते थे, वो इसको यूनिट 10 जो हुआ करती थी प्रीवियस वाले सिलेबस में, अब उसके लिए आप क्या करोगे, इस वाले सिलेबस के अंतर्गत अब नवीन के अंतर्गत पढ़ोगे आप। तो इसमें ये इसको जोड़ दिया गया है, इसको इसमें जोड़ दिया गया है अलग से, ठीक है ना। तो ये अब बिंदु इसके अंतर्गत आ जाएगा संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत। फिर हम भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे यूनिट 6 के अंतर्गत। आप देखोगे जो चेंजेस आया हुआ है। एक चीज और है यूनिट 5 में, यहाँ पे मध्य प्रदेश में सुशासन के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश का सुशासन, मध्य प्रदेश में सुशासन, मध्य प्रदेश में हमें सुशासन के बारे में पढ़ना है। और सुशासन के अंतर्गत सुशासन स्थापना में जितनी भी संस्थाएं रहेंगी, जिनकी जो भागीदारी रहेगी, जो उनके कर्मचारी वगैरह संघ संगठन वगैरह रहेंगे, वो सारी तुम क्या करोगे, मध्य प्रदेश के सुशासन के अंतर्गत पढ़ोगे। ये भी आपको यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ना है। अब आ जाता है बेटा यूनिट 6 आ जाता है, जहां यूनिट 6 में भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ोगे। आप किसकी पढ़ोगे, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। ये आप भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, ये जो आपकी 6वीं यूनिट आ जाती है। इस 6वीं यूनिट के अंतर्गत आपको सबसे पहले तो एसडीजी जो है स्पेसिफिक आया हुआ है, ये एसडीजी पड़ा हुआ है, सतत विकास लक्ष्य जिसको कहा जाता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है, 2015 में आए थे, 2030 तक का टारगेट है। इसके 17 भाग हैं एसडीजी के, इन भागों को आपको पढ़ना होगा। और इन भागों में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है उसको स्पेसिफिक रूप से पढ़ना पड़ेगा, कि जैसे गरीबी है, रोजगार है, बेरोजगारी है, इन सब चीजों में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में किस तरीके का विकास किया है, उसके बारे में आप एसडीजी के अंतर्गत पढ़ना है आपके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक एमएसएमई एवं अधोसंरचना विकास का टॉपिक जुड़ा गया है, इसमें आप एमएसएमई को पढ़ोगे। एमएसएमई क्षेत्र जो होते हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे, सूक्ष्म लघु उद्योग बोला करते हैं इनके लिए, उनके बारे में आपको स्पेसिफिक पढ़ना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो एक संकल्पना है नरेंद्र मोदी जी की, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में लागू करिए मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर। तो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर का जो टॉपिक है, जिसके साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वगैरह लाया गया है, वो डीओपी लाया गया है, तो वो सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ोगे, ठीक है। ये स्पेसिफिक चेंजेस हुआ है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति के बारे में पढ़ोगे। बौद्धिक संपदा अधिकार प्रगति जो कहलाता है आईपीआर कहलाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत आता है। ये भी एक पोर्शन उसमें चेंजेस हुआ है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत है। बौद्धिक संपदा से संबंधित बौद्धिक संपदाएं होती है साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में, जो भी आप नवीन खोजें वगैरह की हो भाषा के क्षेत्र में, उनमें आपको एक अधिकार प्रदान किया जाता है और एक संवैधानिक और कानूनी संरक्षण मिल जाता है, ये आईपीआर के तहत। ये एक स्पेसिफिक कानून है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। तो ये मुख्य परीक्षा में भी है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये पहले भी प्रीवियस ईयर्स में मुख्य परीक्षा में आपने एमएसएमई पढ़ा है, एसडीजी के गोल पढ़े हैं, आईपीआर पढ़ा है, सुशासन की पढ़ा है, आपने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी पढ़ा हुआ, ये सारी चीजें आपने पढ़ी नहीं। लेकिन ये अब कहाँ आ गई है बेटा, ये प्री में आ गई है और चेंजेस होके आई नहीं है। तो जो चेंजेस हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं।
इसके बाद में देखिए अपने भारत का इसी यूनिट के अंदर 6th यूनिट के अंदर भारत के जो विदेशी व्यापार हुआ करते थे, विदेशी व्यापार को अपन ने आयात निर्यात तो पढ़ा हुआ है, लेकिन अब उसमें स्पेसिफिक उसने अभी क्या G20 जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है? G20 जोड़ दिया, जिसमें G20 के बारे में पढ़ोगे आप, सार्क के बारे में पढ़ोगे और आसियान पढ़ोगे। अब देखिए सार्क, आसियान ये आप पहले भी पढ़ते आए हैं। सार्क हो गया, आसियान हो गया, G20 हो गया, ये किताबों में आप पढ़ोगे, आपने मुख्य परीक्षा में पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब इसको कहाँ पढ़ना है? आपको प्री में पढ़ना है। प्री के अंतर्गत स्पेसिफिक है भारत के विदेशी संबंध वगैरह जो है, विदेशी व्यापार किस तरीके से हो रहा है, उनके बारे में यूनिट 6 के अंतर्गत देखोगे। यूनिट 7 देखिएगा आप, यूनिट 7 में क्या चेंजेस आए हैं अपन उसके बारे में देख लेते हैं। तो यूनिट 7 में सबसे पहले जो होता था, पहले अपन मौलिक सिद्धांत पढ़ा करते थे, साइंस और विज्ञान के मौलिक सिद्धांत वगैरह थे। अब उसमें चेंजेस कर दिया गया है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं प्रारंभिक ज्ञान के बारे में पढ़ना है। अब हमें क्या पढ़ना है? विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो हम विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे अब इसमें। तो विज्ञान की प्रमुख जो शाखाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे अपन इसके। ये एक पोर्शन नया उसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा बेटा एक और इम्पोर्टेंट पोर्शन इसके अंतर्गत पढ़ा गया है। पहले तो अपन ने बीमारियां पढ़ी हुई हैं, ऐसा नहीं कि अपन ने पहले बीमारियों के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन अब क्या है, उन्होंने स्पेसिफिक ये कह दिया है कि अनुवांशिक रोग पढ़ना है आपको, सिकल सेल के बारे में पढ़ना है आपको, एनीमिया के बारे में पढ़ना है। अब उन्होंने क्या स्पेसिफिक कर दिया है कि सिकल सेल पढ़ना है आपको, सिकल सेल बीमारी पढ़ना है, एनीमिया के बारे में आपको पढ़ना है, और अन्य जो रोग हैं वो हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक आपको पढ़ने हैं। इन चीजों पे आपको काम करना है। ये जो है इनके कारण, प्रभाव और निदान के बारे में हमें देखना है। किसके बारे में देखना है बेटा? इनके कारण के बारे में देखेंगे हम, क्या कारण है, क्या प्रभाव पड़े और क्या निदान होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें इसमें देखनी है। तो ये स्पेसिफिक पोर्शन उन्होंने इसमें चेंजेस किया है। फिर इसके बाद सतत विकास की अवधारणा और फिर वही एसडीजी वाला पोर्शन इसके अंतर्गत उन्होंने जुड़ा हुआ है। ये यूनिट 7 के अंतर्गत, ये किसमें बेटा? यूनिट 7 के अंतर्गत आ जाता है। ये उन्होंने चेंजेस किया, अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण, प्रभाव, निदान और सतत विकास की अवधारणा एवं एसडीजी के गोल यहाँ पे भी फिर आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपन यूनिट 8। यूनिट 8 जो पढ़ते हैं बेटा, इसमें अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, जो समसामयिक घटनाक्रम है, राष्ट्रीय है, मध्य प्रदेश के समसामयिक घटनाक्रम है, इनके बारे में हमें देखना है, इनके बारे में हम देखेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि अब पहले खेल लिखा हुआ था स्पेसिफिक, अब खेल को विशेष रूप से क्या कर दिया, हटा दिया गया है। जो पहले खेल स्पोर्ट्स पढ़ा करते थे वो हटा दिया गया है। इसके बाद यूनिट 9 आती है। तो यूनिट 9 के अंतर्गत आप देखोगे तो उन्होंने कंप्यूटर डाल दिया है। कंप्यूटर की पहले क्या डाल दिया का आधारभूत ज्ञान डाल दिया। जो कंप्यूटर का जो आधारभूत ज्ञान होता है वो आएगा। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान के अंतर्गत क्या आएगा कि कंप्यूटर कैसे चलता है, कैसी पीढ़ी आई, आधारभूत ज्ञान, ठीक है। फिर इसके कंप्यूटर में क्या चलाते हो आप, वर्ड चलाते हो, एमएस ऑफिस वगैरह चलाते हो, ये सारी चीजें आधारभूत के अंतर्गत ही आएंगी। लेकिन कंप्यूटर का आधारभूत मतलब मेन आधारभूत, कंप्यूटर चलता कैसे, काम कैसे करता है, कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसकी क्या जनरेशन रही है, ये सारी चीजें आएंगी। बाकी पोर्शन यूनिट 9 में बिल्कुल सेम रहा है। अब यूनिट 10, ये सबसे बड़ी यूनिट आ गई और ये स्पेसिफिक आ गई है, ये ब्रॉड लेवल पे आई है आपके लिए। तो इसमें मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य के बारे में देखेंगे। देखिए मध्य प्रदेश में जनजातियों का एक भौगोलिक विस्तार हुआ है, तो उस भौगोलिक विस्तार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत क्या देखते हैं हम, सतपुड़ा के क्षेत्र में देखते हैं, रीवा पन्ना के क्षेत्र में देखते हैं, गोंडवाना क्षेत्र में देखते हैं, तो या ऊपर देखते अपन ग्वालियर चंबल वाले क्षेत्र में शहरी जनजातियों वगैरह को देखा करते हैं। तो इन अलग अलग क्षेत्रों में हमने इनको देखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इन क्षेत्र में क्या हुआ, इन जनजातियों के क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। अब इस विस्तार के बाद जनजातियों में संबंधित संवैधानिक संस्थाओं के बारे में हमें पढ़ना है, संवैधानिक प्रावधान पढ़ने हैं। जैसे बहुत सारे प्रावधान आए हैं, अधिनियम वगैरह आए हैं, पेशा एक्ट जैसी चीजें आई हुई हैं। तो ये जो भी संशोधन हुए जनजातियों से लेके वो देखना है हमें। जैसे 1989 का वो संविधान SC ST वो आर्टिकल आया हुआ था, वो हमें देखना है, अधिनियम आया हुआ था, तो उसके बारे में हमें देखना है। साथ में मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं, तो उसमें बेगा, शहरी या भारिया जनजाति के लिए विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, वो देखना है हमारे लिए। एक घुमंदू जनजातियां होती है, जैसे बंजारा वगैरह होती है, तो उनके बारे में आपको स्पेसिफिक रूप से पढ़ना है सिलेबस के अंतर्गत। फिर परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव और भाषा के बारे में पढ़ना है। अपने यहाँ इतना बड़ा क्षेत्र है, अलग मालवा में मालवा भाषा बोली जाती है, बुंदेलखंड में बुंदेली भाषा बोली जाती है, बघेलखंड में बघेली बोली जाती है। तो इस तरीके से भाषाओं का जिस क्षेत्र में जो सी भाषाएं बोली जाती हैं, जो उनकी कलाएं हैं, तो अलग अलग कलाएं हैं सब जगह की, है ना। तो उन कलाओं के बारे में, त्योहार उत्सवों के बारे में, ये हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे जनजातियों से संबंधित। इसके बाद आते हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों की भूमिका। तो इन भूमिकाओं के अंतर्गत देखेंगे कि जैसे आपने जो से जनजाति वर्ग से योद्धा वगैरह रहे हैं, जैसे आपकी देखो
अवंतीबाई वगैरह रही हैं आपकी, या रघुनाथ साहब रहे हैं, इन सब शंकर शाह रहे हैं, इनकी क्या भूमिका रही है, खाज्या मामा रहे हैं, भीमा नायक टंडिया मामा का रहे हैं, तो इन लोगों की क्या भूमिका रही है, किस तरीके से न्याय आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीज़ें हम उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। जो जनजातीय लोगों की भागीदारी वगैरह रही है, ये एक स्पेसिफिक पोर्शन है। ये आपने पढ़े भी हुए हैं, पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन अब ये थोड़ा स्पेसिफिक अंदर जाके थोड़ा डीप आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरा सिलेबस था जिसमें अपडेशन हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो चेंजेस आए हैं वो हमने अभी तक आपको बताए, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है बेटा कि यदि आप इस सिलेबस को बड़े ध्यान से देखोगे तो एक बात क्लियर हो जाएगी कि जो मध्य प्रदेश का व्यक्ति है उसके 45 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, उसको ये सिलेबस बेनिफिट करेगा प्री का। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश का वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश का जो वेटेज हो गया है वो 45 नंबर का हो गया है। कितने नंबर का हो गया? 45। ये नंबर बताया, 45 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये क्वेश्चन से बात कर रहा हूं, नहीं तो आप ये कहें कि नंबर बोल रहे हैं सर। तो 45 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली एमपी से आने हैं यहाँ पे। कैसे आने हैं अब उस चीज को अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो यूनिट 2 देखोगे आप सिलेबस में, तो यूनिट 2 शुरू मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य है। इस साहित्य के अंतर्गत सारे 10 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये सीधे आ जाएंगे आपके। लास्ट यूनिट आप देखोगे, सबसे आखिरी वाली यूनिट आप जब देखने के लिए जाओगे तो वो भी आपकी 10 नंबर की है, उसमें कोई चेंजेस है ही नहीं आपकी। तो यूनिट आपकी कौन सी? यूनिट 2 हो जाएगी आपकी। कौन सी? यूनिट 2 हो जाएगी। यूनिट 2 के बाद आप देखिएगा, यूनिट 2 के बाद आप कौन सी यूनिट देखना है आपके लिए? यूनिट 4 देखिएगा। यूनिट 4 देखेंगे जब आप, कौन सी देखना आपको? यूनिट 4 देखना। यूनिट 4 में क्या पढ़ोगे आप? मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ोगे। तो जब मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ोगे तो उसके सीधे 10 नंबर है आपके। क्लियर है? अब उसके बाद आप जाइए सबसे आखिरी में, मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत लोक संस्कृति देखेंगे। यूनिट 10 देखेंगे। कौन सी देखेंगे बेटा? यूनिट 10। यूनिट 10 आपकी 10 नंबर की हो जाएगी। ठीक है, तो 30 नंबर तो ये हो गए, मतलब 30 क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब आ जाइए और अंदर की अपन जानकारी ले लेते हैं। अब उसके बाद जब आप अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम मतलब यूनिट 9 देखें, वो 8 देखेंगे, यूनिट 8 देखेंगे तो इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ मध्य प्रदेश के घटनाक्रम के बारे में भी वर्णन दिया है। तो मध्य प्रदेश के कम से कम इस क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन रहेंगे तो अपन 10 में से 5 तो अपन मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश के आएंगे ही। क्लियर है? तो +5 क्वेश्चन ये आपके यहाँ पे हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप जब संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पढ़ने के लिए जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? यूनिट 3 के अंतर्गत देखिए, या यूनिट नहीं, आप यूनिट 5 में देखिए। यूनिट 5 को जब आप देखेंगे तो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे, तो वहां पे मैं मध्य प्रदेश की भी संवैधानिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो भारत की संवैधानिक के साथ मध्य प्रदेश की संवैधानिक, अब उसमें भी 10 क्वेश्चन है, तो मिनिमम 5 क्वेश्चन फिर इसके मध्य प्रदेश के आ जाएंगे आपके लिए। तो ये आपके लिए बेनिफिट कर जाएगा। और एक आपके लिए 5 नंबर का और पोर्शन आपके लिए बेनिफिट करेगा, वो पोर्शन आपका ये भूगोल वाला करेगा, मतलब अर्थव्यवस्था वाला करेगा। जब यूनिट कौन सी आपकी 6 है, यूनिट कौन सी है बेटा? वो यूनिट 6 है। तो यूनिट 6 की आप देखोगे तो मध्य प्रदेश और भारत दोनों की हमें अर्थव्यवस्था पढ़नी है। तो दोनों की अर्थव्यवस्था, फिर उसमें से 10 क्वेश्चन आने हैं। तो 10 क्वेश्चन में से आप अनुमान लगा सकते हो 10 में से कि 5 मध्य प्रदेश के आएंगे अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो ये +5 ये हो जाएगा आपका। अब इस 30 में ये +5 जोड़ लीजिए आप, तो आपके 45 क्वेश्चन आपके सिर्फ एमपी के हैं। अगर आप ठंडे दिमाग से देखो तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको पढ़ना है 45 क्वेश्चंस को और सर्च करना है, और अभी से करना है। और 3 महीने में ये सिलेबस कवर नहीं होगा नहीं तो इसलिए लग जाइए बिल्कुल। आप हथियार उठा लीजिए, ये अंतिम अवसर है 2024 वाली परीक्षा का, क्योंकि इसके बाद पीएससी साल भर बाद आएगी। 6 महीने में पीएससी नहीं होने, गोल्डन एरा था जो पीएससी का वो अब निकल चुका है। तो आप लोग इस पे काम करिए, और संभवतः 60 पोस्टें तो नहीं रहेंगी, पोस्टों में बढ़ोतरी होगी, ये 100% गारंटी है। तो आप तैयारी करते रहिए, लगातार जुड़े रहिए प्रवीण जीएस वर्ल्ड से। प्रवीण जीएस वर्ल्ड आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में सहयोग करता रहेगा। हमसे जो भी सिलेबस के संबंधित जो टॉपिक रहेंगे, मुख्य टॉपिक रहेंगे, वो हम आपको बताते रहेंगे, उससे संबंधित वीडियो डालते रहेंगे। आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जानकारी वाले, और हमसे वही जानकारी देंगे जो काम की है। फालतू की बात करने का कोई औचित्य है नहीं। ठीक है? तो बेटा ये पूरा सिलेबस था जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको सारी चीजें बताई दी हैं। 10वें यूनिट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। संवैधानिक व्यवस्था वाली यूनिट 5 थी, जिसकी आपके लिए 5 नंबर है। यूनिट 5 थी, तो इसके 10 क्वेश्चन थे, तो इसके 5 क्वेश्चन थे। तो ये पूरा ओवरऑल जो चेंजेस आए हुए हैं सिलेबस में, आज हमने प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में पढ़े हैं। अब इसके बाद एक वीडियो हम डालेंगे आपको मुख्य परीक्षा में मुख्यतः चेंजेस क्या हुए हैं, कौन सी किताब से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस पोर्शन को देखना है। धन्यवाद दोस्तों।
मैं सिमटी में बनाऊंगा। बनाओ ना।